Hello students, it's I think part 4 of last minute revision. Uh, it's again I would like to inform you all that this study material which you can see on your screen I got through a WhatsApp group. It is mm, compiled or written or composed, we can say, um, prepared by the Lucknow region of KBS. So we are very much thankful to them. It's a determination of equilibrium level of employment, income and employment. ये कुल 12 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं. इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है, बट लास्ट मिनट रिवीजन में हम ऐसे बच्चों के लिए बात कर रहे हैं जो थोड़ा पीछे रह गए किसी कारण से, जल्दी जल्दी रिवीजन करना चाहते हैं और एक अच्छा रिस्पेक्टफुल मार्क्स लाना चाहते हैं, उनके लिए रिवीजन कर रहे हैं हम लोग. एग्रीगेट डिमांड क्या है? व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? इट इंडिकेट्स द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द इकोनॉमी. एक व्यक्ति की डिमांड, हमारी आपकी डिमांड तो होती है, पूरी इकोनॉमी में कितनी डिमांड हो रही है. ओके, पूरी इकोनॉमी के डिमांड को जानते हैं. क्या होता है वो? एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग. एग्रीगेट डिमांड, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की पूरी इकोनॉमी में कितनी डिमांड हो रही है, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं? कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यहाँ क्वेश्चन आता है कई बार. कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. हमारे बच्चे ऐसे ही याद रखते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम लाइक ए टेबल. उनको याद रहता है. फिर भी जल्दी जल्दी रिवीजन करना है बेटा. बहुत सारे बच्चे एस खेले हुए हैं, नेशनल खेले हुए हैं, वो पीछे रह गए हैं. उनको बहुत कारगर हो जाएगा ये किसी कारणवश किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है और अच्छा नंबर लाना चाहते हैं लास्ट मोमेंट में रिवाइज करके, तो वो ज़रूर देखें इसे. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, घरेलू क्षेत्र कितना खर्च करता है, कितना डिमांड करता है. हाँ, उस पर खर्च करने के लिए जो घरेलू चीज़ें हैं, खाने पीने की, घरेलू उपयोग की चीज़ों पे जो खर्च होते हैं उसके डिमांड. उसके बाद इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड किया जाता है. गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का खुद का बहुत सारा डिपार्टमेंट्स का होता है, उनका खुद का जो खर्च होता है उसके लिए जो डिमांड होता है. और नेट एक्सपोर्ट डिमांड, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. तो ये 4 कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं एग्रीगेट डिमांड के. एग्रीगेट डिमांड का 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है आपका. तो कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन. अब यही इक्वेशन भी होता है, समीकरण. ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. यही एग्रीगेट डिमांड का इक्वेशन भी है, घबराना नहीं है. कैसे भी क्वेश्चन आए लिखना है, लिखने से नंबर मिलेगा, रुकना नहीं है, आपको लिखना है. एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई क्या है? पूरी इकोनॉमी में सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी है, वो एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगी, वही नेशनल इनकम होती है. इट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. कौन सी वैल्यू? मॉनेटरी वैल्यू, मुद्रा में वैल्यू कितनी है किसकी? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का. कौन खरीद रहा है इकोनॉमी में? लोग बाग कुल कितना खरीद रहे हैं. एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम. ओके, बहुत बारीकी में नहीं जाएंगे हम लोग. उसके बाद कंजम्पशन फंक्शन, इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम. कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? मैंने सिंपली बताया था आपको, रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग कंजम्पशन इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन. लेकिन यहाँ पे क्या याद रखना है आपको? बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं यहाँ हमारे आपके उपभोग को, खाने पीने, घूमने टहलने की चीज़ों को, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट डालता है दैट इज़ इनकम. क्या है? रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम. सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई. सी बार क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन. जब कुछ नई इनकम होगी तब भी खाएंगे पिएंगे. मैंने भिखारियों का एग्जांपल दिया, बहुत सारे एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कि इनकम अगर जीरो है तो भी खाते पीते रहते हैं, इसलिए ऑटोनोमस कंजम्पशन ये हो गया. प्लस बी वाई. बी क्या है? एम पी सी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. पैसा आया आपके पास, उसका कितना हिस्सा आप खर्च करना चाहेंगे, बी है. यही स्लोप डिसाइड करता है, बहुत डीप में नहीं जाएंगे. सी इज इक्वल टू सी बार प्लस यू, बी वाई आप याद रखिएगा, दिस इज द कंजम्पशन फंक्शन. अब एमसीक्यू में 3-4 इसी तरह से मिलता जुलता आ गया तो सही वाला आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, सी बार प्लस बी वाई. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ऑन एन एवरेज कितना इनकम का हिस्सा खाने पीना चाहते हैं लोग. ए पी सी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई. ठीक है. एम पी सी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एडिशनल इनकम बढ़ गई, अतिरिक्त आय हो गई, उसका कितना हिस्सा खा पी लेंगे आप.
तो वो MPC हो गया, MPC इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा इज द सिंबल ऑफ चेंज, तो इनकम में चेंज होने के कारण कंजम्पशन में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, जो कारण होता है वो नीचे होता है, जो रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, वो ऊपर होता है। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, बार बार हमने बताया है क्लास में। आफ्टर दैट सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या है? इट एक्सप्रेसेस द इंटर रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड द इनकम लेवल। हाँ, लेवल ऑफ इनकम। यहाँ भी देखिए S इज इक्वल टू माइनस सी बार। ये डिस सेविंग है, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन जो था ना वो डिस सेविंग हो गया। भाई अगर आपकी इनकम नहीं है, खा पी रहे हो, तो सेविंग तो कर नहीं रहे हो आप, कुछ बचा तो नहीं रहे हो, बल्कि उसका उल्टा कर रहे हो आप, डिस सेविंग कर रहे हो आप। ठीक है, प्लस 1 माइनस BY। ठीक है, तो MPS ये है, MPS 1 माइनस B। ठीक है, तो ये याद रखना आप सेविंग फंक्शन। उसके बाद एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव ऑन एन एवरेज इनकम का कितना हिस्सा आप बचा लेते हैं, APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू S अपॉन वाई। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एडिशनल इनकम बढ़ती है तो उसका कितना हिस्सा बचा लेते हैं आप, डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम, MPS। अब APC और APS को मिला देंगे तो 1 के बराबर होता ही है। ठीक है, 1 रुपये आपके पास है, चाहे उसका कुछ हिस्सा आप बचा लो, चाहे उसका कुछ हिस्सा खा लो। APS और APC। APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ऐसे ही MPC प्लस MPS इज इक्वल टू, तो ये याद रखना, इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, कभी कभी क्या करता है, इसका वैल्यू दे देगा, इसकी वैल्यू दे देगा। 1 पता ही है आपको, MPS की वैल्यू दे दिया और आपसे पूछ लिया कि MPC कितना होगा। वेरी सिंपल, मान लो 0.6 MPS हो गया, तो MPC कितना होगा, 0.4, तभी तो 1 के बराबर होगा। तो ये याद रखना है, दोनों की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब 2 अप्रोच है इक्विलिब्रियम दिखाने का, एक है AD&AS अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और दूसरा है I&S अप्रोच। ये दोनों वहीं से आए हैं। पहला अप्रोच, इस पे बड़ा क्वेश्चन भी आता है 6 नंबर का। कुछ नहीं करना है, लास्ट मोमेंट में आपको ये डायग्राम याद रखना है। एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री लाइन होती है सीधे, और एग्रीगेट डिमांड ऊपर से जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो 0 से M है ऑटोनोमस कंजम्पशन है, C बार, तो ये एग्रीगेट डिमांड ऊपर से जाता है। और जहाँ एक दूसरे को दोनों कट करते हैं, आप देखिए AD इज इक्वल टू AS। AD इज इक्वल टू AS। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो आप ऐसे जूम कर लीजिएगा, अपने स्क्रीन पे देख लीजिएगा, AD इज इक्वल टू AS। दोनों एक दूसरे को यहाँ कट कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट यहाँ डिसाइड हो जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ Y। ठीक है, तो यहाँ ये डायग्राम जरूर याद रखिएगा, जो ही AD/AS अप्रोच पूछे ये डायग्राम जरूर बनाइएगा। शेड्यूल आपको हो सकता है न याद रहे, हालांकि मैंने जब नोट्स दिया था आपको पढ़ाया था, बड़ा आसान है, लेकिन फिर भी आप लास्ट मिनट रिवाइज कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी इतना तो मिनिमम करना ही करना है। अब 2 स्थितियाँ बन सकती है, इक्विलिब्रियम में नहीं है तो डिसइक्विलिब्रियम होगा, या तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगा या तो एग्रीगेट डिमांड कम होगा। तो पहली सिचुएशन क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, AD इज ग्रेटर देन AS। क्या होगा इसमें, इस केस में पूरे इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्रोड्यूसर्स विल रेज द लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्शन। डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन बढ़ाओ, आउटपुट बढ़ाओ, तो सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और कहाँ पहुँचेगी, एग्रीगेट डिमांड के, और फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम आ जाए, यही समस्या थी, तो समस्या दूर हो जाएगी। भाई जो अधिक है उसे कम करो, जो कम है उसे ज़्यादा करो, सब अपने आप फिर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, पढ़ने में कमज़ोर हो, पढ़ाई ज़्यादा करो, नंबर आ जाएंगे, बराबर हो जाएगा। तो वैसे ही सिंपल है, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दो, आउटपुट बढ़ा दो, प्रोडक्शन बढ़ा दो। ठीक है, तो यहाँ देखो एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन, उल्टा हो गया। इन केस एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, AD इज लेस देन AS, तो क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स विल लोअर द आउटपुट। क्या करेंगे, आउटपुट, भाई जब डिमांड ही नहीं तो आउटपुट क्यों बढ़ाएंगे, इसका नतीजा क्या होगा, ये डिक्रीज कर देगा। क्या, एडिशनल डिमांड जो है विल डिक्रीज एंड बिकम इक्वल टू द एडिशनल डिमांड, सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी और डिमांड के बराबर हो जाएगी, फिर इक्विलिब्रियम रिस्टोर्ड हो जाएगा। तो ये 2 बातें याद रखनी है। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो डिसइक्विलिब्रियम होगा, डिसइक्विलिब्रियम होगा तो या तो AD बड़ा होगा या तो AD छोटा होगा। दोनों स्थितियों में क्या रेमेडी देंगे, याद रखना। ठीक है, कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, दिमाग में बैठा लीजिए और इसको करके आना है, छोड़ना नहीं है, लिख के आना है, डायग्राम बना के आना है। ठीक है, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, बिकॉज AD इज इक्वल टू C प्लस I होता है,
और ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, तो सी से कट जाएगा तो आई इज इक्वल टू एस भी होता है। इसीलिए इसको एस आई अप्रोच से भी ये इक्विलिब्रियम हम लोग शो कर सकते हैं। सेविंग फंक्शन आपने देखा था माइनस में होता है, देखिए यहाँ से क्वाड्रेंट में माइनस वाले एरिया में आ गया, ये डिस सेविंग का एरिया है। यहाँ से या कर्सर देख पा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या है, डिस सेविंग का एरिया है, ठीक है। अब देखिए सेविंग यहाँ से यहाँ जा रही है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, उसमें कोई चेंज होना नहीं है। अगर ई पे हैं तो इक्विलिब्रियम है, इसके आगे हैं तो समस्या है, इसके पीछे हैं तो समस्या है। और दोनों समस्याओं को कैसे दूर करेंगे? वेरी सिंपल। ऐसी स्थिति हो सकती है कि एस आई से बड़ा हो और दूसरी स्थिति हो सकती है एस आई से छोटा हो। अगर सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से तो क्या करेगा प्रोड्यूसर विल कट द प्रोडक्शन टू क्लियर द स्टॉक। प्रोडक्शन कम कर देगा कि स्टॉक क्लियर होने दो, रिजल्टिंग इन रिडक्शन इन द प्रोडक्शन घटेगा और इसका रिजल्ट क्या होगा? इनकम घट जाएगा। और लेस इनकम अगर है तो सेविंग भी कम हो जाएगी। बस यही समस्या थी, सेविंग ज़्यादा थी, सेविंग कम हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी इकोनॉमी। और इसका उल्टा है तो प्रोड्यूसर विल इंक्रीज प्रोडक्शन टू करेक्ट द सिचुएशन, एज अ रिजल्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज टू द पॉइंट वेयर इट इक्वल्स सेविंग। तो बड़ा आसान है, बस जल्दी जल्दी रिवाइज करके दिमाग में बिठाने वाली बात है। अब देखिए 2-4 कॉन्सेप्ट ये आते हैं कभी कभी एग्जाम में आपसे डेफिनेशन के फॉर्म में या एमसीक्यू के फॉर्म में। फुल एम्प्लॉयमेंट, यहाँ इस चैप्टर में फुल एम्प्लॉयमेंट से क्या तात्पर्य है? क्योंकि इक्विलिब्रियम में जॉन मेनॉर्ड कीन्स जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने कहा ना फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इक्विलिब्रियम है। दिस हैपेंस व्हेन ऑल दोज हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट अ प्रिवेलिंग वेज रेट आर गिवन अ चांस। सबके सब जो काम कर सकते थे सब लग गए। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, चाह के घर बैठा हुआ है। स्वैच्छिक बेरोजगारी, दिस अपीयर्स व्हेन अ पर्सन कांट वर्क बट इज रिलेक्टेंट टू वर्क एट अ प्रिवेलिंग वेज रेट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, जानबूझ के भैया हम इतने काम नहीं करेंगे, हमको और चाहिए, घर बैठेंगे, बेरोजगार है। कैसे? स्वैच्छिक। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, बंदा काम तो करना चाहता है, विलिंग टू वर्क, बट उसको प्रिवेलिंग वेज रेट पे काम ही नहीं मिल रहा है, दैट इज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। एक्चुअली जो अनएम्प्लॉयमेंट माना जाता है वो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं माना जाता, वो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता है। भाई हम 20,000 पे काम करना चाहते हैं लेकिन सरकार हमको काम नहीं दे पा रही है, हमको काम नहीं मिल रहा है तो हम बेरोजगार है। लेकिन यहाँ 20,000 पे तो मार्केट में काम है वॉलेंट्री में, लेकिन हमको चाहिए कितना? 50,000। हम नहीं करेंगे, घर बैठेंगे, तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट, इट अराइजेज व्हेन ऑल हु कैन वर्क एट करंट वेज रेट कैन फाइंड द वर्क। भाई जो करंट वेज रेट काम करना चाहते हैं और काम नहीं मिल रहा है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है। इफेक्टिव डिमांड क्या होता है? ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए उसको जॉन मेनॉर्ड कीन्स कहते हैं कि ये इफेक्टिव हल्का फुल्का डिमांड नहीं है, तो प्रभावी मांग है, इफेक्टिव डिमांड है। वो कहते हैं कि यहाँ पे सारे संसाधन, ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस विल बी इंगेज्ड, फुल्ली इंगेज्ड, कुछ भी बचेगा नहीं, सबको रोजगार मिल जाएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इक्विलिब्रियम है। तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डिमांड पॉइंट बोलते हैं। कौन सा इफेक्टिव डिमांड पॉइंट है? ये वाला, ई वाला, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, ठीक है। तो दैट पॉइंट इज नोन एज द इफेक्टिव डिमांड पॉइंट। नाउ एक्स आंटे एक्सपोर्ट पोस्ट। एक्स आंटे का मतलब क्या होता है? प्लान्ड, एक्सपेक्टेड, और पोस्ट का मतलब क्या है? एक्चुअल में, ठीक है। तो ये याद रखना। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो खुद से होता है, उसमें किसी का आउटसाइडर्स का इफेक्ट नहीं होता है। इंड्यूस्ड, जो इनकम से, सेविंग से या कोई और फैक्टर से प्रभावित होता है, उसे इंड्यूस्ड बोलते हैं, प्रेरित। नाउ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? इट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के कारण इनकम में कितना चेंज होगा? मान लीजिए 1,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसका कितना गुना इनकम बढ़ जाएगा? मान लीजिए 10,000 बढ़ गया तो 10 हो गया। के इज द सिंबल ऑफ मल्टीप्लायर। ओके, तो मल्टीप्लायर का डेफिनेशन पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या है? के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, या के इज इक्वल टू 1/MPS। ये याद रखना, इस पर क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल भी और वैसे भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से क्वेश्चन आना तय है। जैसे क्रेडिट क्रिएशन का फंक्शन पूछता है, वैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का भी फंक्शन पूछा जा सकता है, प्रोसेसिंग पूछा जा सकता है। आप देख लीजिएगा नोट्स में। मल्टीप्लायर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू MPC एंड इन्वर्सली रिलेटेड टू MPS। ये बड़ी बात है।
MPC की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो मल्टीप्लायर बढ़ेगा, करके देख लीजिएगा। और अगर MPS की वैल्यू बढ़ती है तो K यानी मल्टीप्लायर की वैल्यू घटेगी। When the MPC value is 1, the multiplier has a maximum value of infinite। आप करके रख लीजिए, देख लीजिएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। When the MPC value is 0, the multiplier minimum value is 1। वेरी सिंपल, वैल्यू रखिए अपने आप सामने आएगा। अब चलिए एक एग्जांपल दिया गया। इफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹200 करोड़ हैज रिजल्टेड इन अ टोटल इंक्रीज ऑफ 1000 करोड़ इन एन इकोनॉमी, दस द मल्टीप्लायर विल बी K इज इक्वल टू इनकम, इन्वेस्टमेंट कितना है भाई 200, डेल्टा आई कितना है 200, और डेल्टा K कितना है, सॉरी डेल्टा Y कितना है 1000। तो डिवाइड कर दीजिए, तो K की वैल्यू कितनी आ गई 5, माने इन्वेस्टमेंट हुआ 200 और इनकम कितनी जनरेट हो गई 1000। तो कितना हो गया 5 टाइम्स इनकम बढ़ गई, दैट इज कॉल्ड K। नाउ अनदर कॉन्सेप्ट 3 नंबर में ये बहुत आता है, एक्सेस डिमांड, और इसे इन्फ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं। एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो गया एग्रीगेट सप्लाई से। अब देखिए ये एग्रीगेट डिमांड पहली वाली थी, अब इसमें क्या हुआ C+I ही था, यहाँ डेल्टा आई, इन्वेस्टमेंट में कुछ चेंज हो गया, जो एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है वो C+I होता है, उसमें डेल्टा आई ऐड कर दिया तो नया एग्रीगेट डिमांड बन गया। नया बनने की वजह से सप्लाई तो यहीं रह गई लेकिन डिमांड बढ़ गया। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन क्रिएट होगा इकोनॉमी में, एक्सेस डिमांड, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तो यही था लेकिन इसके ऊपर चले गए आप, तो दिस इज कॉल्ड द इन्फ्लेशनरी गैप। अब इन्फ्लेशनरी गैप ये हो गया, ये 3 नंबर का कॉन्सेप्ट होता है। इस स्थिति में क्या होगा, द इंटरसेक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, ये पॉइंट एक्सप्लेनेशन ये दिया गया है आपका। एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कॉजेज द एग्रीगेट डिमांड टू राइज फ्रॉम एग्रीगेट डिमांड टू AD1, वो भी बताया आपको। इट डिस्क्राइब अ सिचुएशन व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड एंड द डिफरेंस बिटवीन EF इज नोन एज इन्फ्लेशनरी, EF मतलब ये वाला डिफरेंस EF, ठीक है, नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकता है भाई एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया इकोनॉमी में, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है। रीजन राइज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, लोग खा पी ज़्यादा रहे हैं, ज़्यादा मांग कर रहे हैं खाने पीने, हाँ घूमने टहलने, घर में सामान लाने, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ गया। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का खुद का एक्सपेंडिचर बहुत सारा बढ़ गया, डिपार्टमेंट्स का उनका खुद का, तो भी हो सकता है। मतलब एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट्स है अगर उसमें इंक्रीज होता है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है, ये कॉन्सेप्ट ये दिया है 4थे नंबर पे। डेफिसिट फाइनेंसिंग भाई, अगर RBI पैसा छापती है गवर्नमेंट के कहने पे, हिनार्थ प्रबंधन बोलते हैं, डे टू डे नीड्स को मीट करने के लिए RBI नया पैसा छापती है, इस डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। तो डिमांड तो बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा जाएगा तो डिमांड बढ़ाएंगे, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के कारण ये भी होते हैं। वो 4 कंपोनेंट्स है ना, उसको बढ़ा दो अपने आप एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड अगर है तो क्या होगा, कोई लेवल ऑफ आउटपुट नहीं बढ़ेगा, हवा हवाई बातें होंगी। नो इम्पैक्ट ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट, नो चेंज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बस पैसा ही तो बढ़ रहा है और कुछ तो हो नहीं रहा। एंड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, मैंने कहा सिर्फ पैसा बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशनरी गैप इसीलिए बोलते हैं। तो कोई आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है, बेमतलब का वृद्धि हो रहा है, और इसीलिए RBI इसको फिर कंट्रोल करती है। आगे देखिए, मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड एक समस्या है, इन्फ्लेशनरी गैप एक समस्या है, इन्फ्लेशन एक समस्या है, मुद्रास्फीति एक समस्या है, महंगाई एक समस्या है। इसको दूर करने के लिए 2 उपाय हैं। वी हैव 2 मेथड्स, फिजिकल मेजर्स एंड मॉनेटरी मेजर्स। फिजिकल डायरेक्ट गवर्नमेंट करती है, डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, सरकार अपना खर्च डिफरेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स में कम कर दे, लोगों के पास पैसा कम जाएगा, अपने आप एग्रीगेट डिमांड कम होगा। या जो लोग वाक टैक्स देते हैं उनका टैक्स रेट बढ़ा दो, सैलरी का ज़्यादा हिस्सा टैक्स में जाएगा, प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा टैक्स में जाएगा, लोगों के पास कम बचेगा, कम डिमांड करेंगे, एग्रीगेट डिमांड अगर ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, वो समस्या दूर हो जाएगी। मैंने आपको ट्रिक बताया था मॉनेटरी पॉलिसी में, वही मॉनेटरी मेजर्स हैं RBI करेगी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स में। इन्फ्लेशन है, सारे रेट्स इंक्रीज कर देंगे, आप देखिए, इंक्रीज इन बैंक रेट, इंक्रीज इन रेपो रेट, राइज इन यानी इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में इंक्रीज इन लीगल, सब इंक्रीज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। देखिए मॉरल क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, एडवाइस टू डिस्करेज करो इस सेक्टर को लोन न दो। तो ये कॉन्सेप्ट है कंट्रोल करने का, मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड। क्वेश्चन आएंगे जरूर यहाँ से। नाउ इसका अपोजिट डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप या डिफ्लेशनरी गैप से क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। इसका उल्टा, एग्रीगेट डिमांड कम है,
ये गैप क्रिएट हो रहा। पहले एग्रीगेट डिमांड ये था, आप देखिए कर्सर, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई, लेकिन अभी एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में कुछ ऐसा हो रहा है कि लोग बाग मांग कम कर दिए, तो क्या होगा, डेल्टा आई नीचे की तरफ आ रहे हैं आप, ये जो एरिया है ये डिफ्लेशनरी गैप को शो कर रहा है। ये डिफ्लेशनरी गैप्स का इम्पैक्ट क्या होगा इकोनॉमी पे, वही कंपोनेंट्स को कम कर दो, रिडक्शन ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट के लेवल पे कमी आ जाएगी, पूरे इकोनॉमी में आउटपुट कम हो जाएगा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, लोग बेरोजगार होना शुरू हो जाएंगे, बेरोजगारी का आलम होगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी, और जनरल प्राइस लेवल कम हो जाएगा, बाई 1 गेट 10, फिर भी कोई खरीद नहीं रहा है, डिफ्लेशनरी गैप है, खरीदेगा नहीं कोई, क्योंकि मंदी की स्थिति है। इसे कैसे कंट्रोल करेंगे, अगेन 2 मेथड्स, फिस्कल मेजर एंड मॉनेटरी मेजर्स। फिस्कल गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, स्पेंडिंग बढ़ाएगी, लोग बाग लो भाई पैसा खर्च करो, खरीदो, क्या करेगी, डिफरेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स में पैसा बढ़ा देगी, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बजट के थ्रू चीज़ों को चेंज करने का प्रयास करेगी, और टैक्स रेट्स कम कर देगी, टैक्स हेवन क्रिएट कर देगी कि टैक्स का पैसा कम दो हमें, टैक्स रेट कम किया आप खर्च करो जाओ, क्योंकि डिमांड कम है। अब देखिए डिफ्लेशन है, डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज 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 डिक्रीज, मैंने बताया था कॉन्सेप्ट में, डिफ्लेशन की रेमेडी मॉनेटरी पॉलिसी में डिक्रीज द रेट्स, ठीक है, क्वांटिटी मेजर डिक्रीज द रेट्स, यहाँ क्या एडवाइस टू इनकरेज द लेंडिंग, एडवाइस करो कि ऐसे विशेष सेक्टर को लोन दें। नाउ क्वेश्चंस एंड आंसर्स, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर इसमें दिए गए हैं, जिसका आंसर, इफ इन एन इकोनॉमी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट, डिमांड required to maintain the full employment level, such a situation would be known as deflationary gap. Very simple. Average propensity to consume refers to what? APS, APC is equal to C upon Y, the ratio of consumption and income, C upon Y, ठीक है। A situation in which an able-bodied person is not willing to work, भैया हट्टा कट्टा आदमी है, काम नहीं करना चाहता है, कौन, प्रिवेलिंग वेज रेट पे, इसे क्या बोलेंगे, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, स्वैच्छिक बेरोजगारी, खुद से बेरोजगार है, कहता है हम काम नहीं करेंगे। डिस्क्राइब द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इफ एक्स आंटे सेविंग आर लेस देन एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट, एस्टिमेटेड की बात कर रहा है, प्रोड्यूसर विल इंक्रीज प्रोडक्शन टू करेक्ट द सिचुएशन, एज अ रिजल्ट इन्वेस्टमेंट एक्स आंटे एक्सपोर्ट्स को नहीं, एक्चुअल और प्लान्ड, ये याद रखना, एक आंटे एक्सपोस्ट क्वेश्चन आ सकता है फंसाने के लिए लैंग्वेज में, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। एक्सप्लेन एनी 2 फिस्कल मेजर्स टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, फिस्कल मेजर्स हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, गवर्नमेंट करेगी, मॉनेटरी आरबीआई करेगी, फिस्कल में बजट के थ्रू चीज़ें घटाई बढ़ाई जाती हैं, या टैक्सेशन के थ्रू, आप देखिए इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग नंबर 1 और डिक्रीज इन टैक्सेस, यही 2 मेजर्स थे। व्हाट इज मीन बाय डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशन में क्या होता है और कैसे दूर करेंगे इसे मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से, डिफ्लेशनरी गैप इज ए मेजर ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, और मॉनेटरी मेजर्स क्या यूज करेंगे, सारे रेट्स को कम कर दो, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, ओके। नाउ अनदर, आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर दिस वीडियो, अदरवाइज बड़ा हो जाएगा, अनदर चैप्टर विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।